नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। एंड आप सबके खुश रहने और मस्त रहने की कामना करता हूं। तो स्टूडेंट, सीयूटी स्टडी कैपिटल आपके जो सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम होने वाली है उसके लिए लेकर आई है पीवाई की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम 2023 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 2024 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा है पार्ट नंबर 4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर आपके 31 से 40 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या है कि लिस्ट दी गई है फर्स्ट और लिस्ट दी गई है सेकंड, जिसमें यहाँ पर आपको क्या है कि ये जो प्रोसेज हैं जिनको नाम से जाना जाता है और उनका यहाँ पर आपका क्या है एक व्यू दिया गया है कि किस इनका एनलार्ज व्यू कि कैसे ये प्रोसेज होती है। पहला अगर मैं बात करूं, एक तो रहेगा आपका इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, एक रहेगा इंट्रा यूटेराइन आपका, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो ट्रांसफर हो रहा है स्पर्म का वो कहां पर, यूट्रस के अंदर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जिप्ट। जिप्ट का क्या रहेगा, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कि जो जाइगोट है उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें सीधा हम बात करें जाइगोट बोल दो या एम्ब्रियो बोल दो, कि जैसे अगर मैं बात करूं मेनली कि ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो मोर देन एट कहां पर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये तो हो जाएगा आपका किसमें, जिप्ट के अंदर। ए में तो हो जाएगा आपका 3। दूसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि आपका जो स्पर्म है उसका क्या करे, जो भी आपका जैसे ओम है उसके साइटोप्लाज्म में क्या कर दे, डायरेक्टली स्पर्म को पहुंचा दे। तो इसमें देखिए ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली कहां पर, इन ओवम इनटू ओवम। तो ये हो जाएगा आपका बी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर हम बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका एम्ब्रियो है उसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस के अंदर। इंट्रा यूटेराइन, यूटेराइन यानी यूट्रस। तो यहाँ पर आपके डी में क्या हो जाएगा, सेकंड। और जो आपका सी है उसमें आपका हो जाएगा 4। इसमें आपको क्या है कि स्पर्म को कहां पर पहुंचाते हैं, यूट्रस के अंदर पहुंचाते हैं। तो ये आपका सी सी में हो जाएगा 4। तो 3 फर्स्ट 4 सेकेंड, 3 फर्स्ट 4 सेकेंड, 3 फर्स्ट 4 एंड सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी कि कौन सा ऐसा मेथड है जो मेनली क्या है कि यूज नहीं किया जाता कि या यूज में नहीं आता, किसके, फीमेल के लिए यूज में नहीं आता। जो आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो फीमेल के लिए यूज में आ सकती है, मेल के लिए मेनली यूज में आती नहीं है। अगर मेल के लिए पूछता तो ये हो जाता। तो फिर हम बात करते हैं लैक्टेशन एमनोरिया, यानी कि जो फीमेल है वो लैक्टेशन करती है, जैसे ही उसकी एक तरीके से पार्चुरेशन होता है, बर्थ होती है बच्चे की, उससे लेकर शुरू के जो 3 महीने होते हैं 4 महीने होते हैं तब तक, जब तक मिल्क करती पिलाती है बच्चे को, तब तक उसमें क्या है कि मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता इतना। तो ये भी हो गया। फिर हम बात करते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी आपको पता है कि किस में होती है, जब हम जो वास्ट डिफरेंस है उसका हम एक छोटा सा पीस कट करके और उसको नोट कर देते हैं, बांध देते हैं, जिसको हम वेसेक्टोमी बोलते हैं। वो किसके लिए होती है, मेल के लिए होती है। ये मेल के लिए होती है, ना कि फीमेल के लिए होती है। फीमेल के लिए तो क्या रहेगी, ट्यूबेक्टोमी रहेगी। फीमेल के लिए क्या रहेगी, ट्यूबेक्टोमी रहेगी। कॉन्डम्स आपके क्या है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या है कि थर्ड आंसर हो जाएगा 32 का। अब हम बात करते हैं कि जो सेली नाम की जो आपकी क्या है आयोडीज है, पिल्स हैं, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, जो हफ्ते में एक बार ली जाती है, वो डेवलप किसके द्वारा की गई थी, ये आपकी की गई थी CDRI लखनऊ के द्वारा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये आपका किससे आएगा, CDRI। CDRI की फुल फॉर्म भी याद रख लेना आपको, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर क्या है, ये सिचुएटेड है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 33 का थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको 34 में से पहले आपको क्या दिया गया है, ये आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसको हमें पढ़ना है और उसके बाद में हम जैसे अगर हम बात करूं यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए कैरेक्टर स्टेट किसका,
बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कौन सा एक स्टेटमेंट है जो मतलब कि मेनली सही नहीं है। तो स्टेबल रूप से जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है वो इट मस्ट बी रजिस्ट किसके इन्वेंशन ऑफ एलियन स्पीसीज, बाहरी स्पीसीज के लिए प्रतिरोधी होनी चाहिए, ये चीज़ सही है। इट शुड नॉट बी मच यानी कि वेरिएशन नहीं दिखानी चाहिए, जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी है वो हर साल एक तरीके से बोला जाए तो जैसे इस साल में इस एरिया के अंदर इतना प्रोडक्टिविटी यानी 1000 kg आपका क्या है प्रोडक्टिविटी हुई, तो अगले साल भी 1000 हो सकती है, 900 हो सकती है या 1100 हो सकती है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑल द स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ए स्टेबल कम्युनिटी एंड बिकम लीड्स, यानी कि जो भी आपकी स्टेबल कम्युनिटी है उसमें सारी स्पीसीज समान रूप से एक तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे उसमें कुछ स्पीसीज आपकी क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हम बोलते हैं ना की स्टोन स्पीसीज हो गई। फिर हम बात करते हैं कि इट इज रेजिस्ट करती है या एक तरीके से प्रतिरोधकता रखती है किससे, जो सीजनली डिस्ट्रीब्यूशन है या जो नेचुरली या मैन मेड है उनके प्रति क्या होनी चाहिए, वो प्रतिरोधी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से आपका फोर्थ भी सही है। तो थर्ड वाला आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट में जाता है, क्योंकि इसमें ये चीज़ बोली गई है कि सारी जो स्पीसीज है वो समान इंपॉर्टेंस रखती है, ऐसा नहीं होता। कुछ स्पीसीज ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कुछ स्पीसीज कम इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, इसी के बेसिस पर देखिए जो बोला गया है कि जो रिवर्ट पॉपर पॉपर हाइपोथेसिस थी जो पॉल एरलिक के द्वारा दी गई थी, उसमें आपका क्या है कि जो आपके रिवेट है वो किस चीज को दर्शाते हैं। तो ये जो रिवेट है वो किस चीज को दर्शाएंगे, जो एक तरीके से जो प्रमुख प्रजाति है जिसको हम की स्टोन स्पीसीज भी बोल सकते हैं या की स्पीसीज भी बोल सकते हैं, उसको दर्शाती है ये रिवेट। जो हवाई जहाज का जो एक तरीके से रिवेट है जिसको हम बोल सकते हैं बोल्ट है, पेच है, वो आपको किसको दर्शाता है, की स्पीसीज को दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जो साइंटिस्ट हु किसको प्रूव किया है स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली किससे रिलेटेड, यानी कि जो स्टेबल कम्युनिटी है वो आपका क्या है कि जो डेविड टिलमैन थे इन साइंटिस्ट ने बताया था। अब हम बात करते हैं कि अमंग द वर्टिब्रेट के अंदर कौन सा मोस्ट स्पीसीज रिच ग्रुप है। तो आप देखोगे कि उसमें 50% के अराउंड क्या है, मछलियां हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो फिशेज इसमें आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 38 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरियस हाइपोथेसिस जो प्रपोज की गई है एक्सप्लानेस्ट किसमें ग्रेटली बायोडाइवर्सिटी रखती है, कहां पर, जो भी आपके ट्रॉपिकल लेवल है उसमें इसका एक्सेप्शन क्या है। तो जो टेम्परेट रीजन है इसमें बोला गया है कि जो टेम्परेट रीजन आर सब्जेक्टेड ग्लेशियल बट जो ट्रॉपिकल रीजन है वो रिटेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी सही है कि जो आपके टेम्परेट रीजन है वहाँ पर लगातार बर्फबारी होती रहती है, लेकिन आपके जो एक तरीके से ट्रॉपिकल रीजन है वो सेम रहते हैं, वहाँ पर इतना डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्टर्बेंस नहीं होता। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है मोर ह्यूमिडिटी मोइस विच हेल्प द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरिस। नहीं, वहां पर क्या है कि जैसे ह्यूमिडिटी या जैसे मॉइस्चर तो आपके वहां पर भी हो सकती है, जहां पर बर्फ वगैरह है वहां पर रहेगी मॉइस्ट वगैरह। तो फिर हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वो लेस सीजनल या मोर कांस्टेंट रहता है, ये चीज सही है। फिर इसमें बोला गया है कि मोर सोलर एनर्जी कहां पर, ट्रॉपिकल रीजन में, तो उसकी वजह से क्या है कि ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि सनलाइट हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन है वो वहां पर डायरेक्टली गिरती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। इसमें बोला गया है कि सेल प्रेजेंट इन द मेच्योर पोलन ग्रेन आर, कि जैसे कौन सी सेल है जो हमारे मेच्योर जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर पाई जाती है। तो हमारा जो मेच्योर पोलन ग्रेन है उसके अंदर आप देखोगे तो दो सेल दिखाई देंगी, एक सेल रहेगी बड़ी और एक सेल रहेगी छोटी, इस प्रकार से। यहाँ पर आपका क्या है, ये तो रहेगी आपकी जनरेटिव सेल, जिसका ये आपका छोटा न्यूक्लियस रहेगा, उसका साइटोप्लाज्म भी कम रहेगा। और ये आपका क्या है, ये आपकी वेजिटेटिव सेल रहेगी, जिसका क्या है कि बड़ा तो न्यूक्लियस है
और इसका साइटोप्लाज्म बड़ा है। यह आपकी क्या है, वेजिटेटिव सेल है। तो ऐसे आपके जो मेच्योर आप वो देखोगे पोलन ग्रेन, तो उसमें आपकी दो सेल पाई जाती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। यहाँ पर आपकी जो सेंट्रल सेल है वो ओव्यूल के अंदर पाई जाती है। फिर एंटीपोडल भी उसी में रहती है। वेजिटेटिव जरूर आपके इसमें रहेगी, लेकिन दोनों पूछ रहा है। फिलिफोर्म एपरेटस भी आपके किस में पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको स्ट्रक्चर दी गई है और उनका फंक्शन दिया गया है। ये आपका मेनली जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी 12th की एनसीईआरटी, उसे डायरेक्टली बनाया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे पूछा गया है। जो फिलिफोर्म एपरेटस है वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं किसको, पोलन ट्यूब को, कहां पर, या प्लेसेंटा को कहां पर, जैसे जो आपकी ओवम के अंदर जो सेल है, सेंट्रल सेल, उनके पास। तो ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। तो ये तो आपका हो जाएगा ए में, तो हो जाएगा थर्ड। फिर हम बात करते हैं कि जो टेपिटम है वो इनरमोस्ट आपकी सेल लेयर है, सेल्स है किसकी, आपके जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर, जो पोलन ग्रेन बनाती है। वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। तो न्यूरिस पोलन ग्रेन्स, टेपिटम, तो बी में हो जाएगा आपका 4। वैसे आपको ऐसे ही मैच करना है कि ए में 3 और बी में 4। ये तो ऐसे तो आपको क्या है कि सेकंड आंसर यहाँ पर ही हो गया। फिर भी आप हम बात कर ले, एक्साइन क्या है, ये आपकी पोलन ग्रेन की आउटर कवरिंग है, जो एक तरीके से क्या करती है, स्पोरोपोलिन बनाती है। तो सी में हो जाएगा फर्स्ट और आपके इसमें हो जाएगा सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के हमारा ये पार्ट 4 कंप्लीट हुआ है। लास्ट पार्ट और बचा है आपके 2024 वाले का, इसको हम और डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और फर्स्ट टाइम सीयूटी स्टडी कैपिटल चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी आपकी क्लासेज रहे उनका नोटिफिकेशन आप तक जाए टाइम पर और आप ज्वाइन हो पाओ। क्योंकि ये जो सीरीज है वो बहुत ही कामगार सिद्ध होने वाली है आपकी सीयूटी यूजी 2025 की एग्जाम के लिए।